नमस्कार दोस्तों। आज हम इस अभ्यास सीरीज में वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 15 एटमॉस्फेयर के 15 पीआईक्यूज करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि RSRTS प्री 1997 के अंदर पूछा जा चुका है। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ द सेवरल गैसेस नियर द अर्थ सरफेस। इट कंटेन मेनली। इस क्वेश्चन को करने से पहले ही आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ, और ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार क्वेश्चन मैंने देखे एग्जाम्स के अंदर कि आपको 5-6 गैसेस दे दी जाएंगे और बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए परसेंटेज के बेसिस पर। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, नो एसी नहीं है माना कर। नो एसी नहीं है माना कर। एन से नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, एर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्योइन, हीलियम, मीथेन एंड क्रिप्टन। ठीक, देखिए मैं यूपीपीसीएस देता हूँ क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो मैंने ज़्यादा यूपीपीसीएस दे रखा है। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या फिर हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, पूछा जा रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम परसेंटेज में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर या हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। कैसे? आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए और पता चल जाएगा आपको। देखो, हाइड्रोजन किसी में भी नहीं है, हीलियम है, याद रखना हीलियम है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, और आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, तो आपको ये सारी ट्रिक्स पता होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 15 एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के हम 15 पीआईक्यूज करने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्वेश्चन कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि RSRTS प्री 1997 के अंदर पूछा जा चुका है। द एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ द सेवरल गैसेस नियर द अर्थ सरफेस। इट कंटेन मेनली। देखो, इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूँ, और ट्रिक किस रिलेटेड है कि कौन सी गैसेस कितने परसेंट में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसकी ट्रिक है, नो एसी नहीं है माना कर। सिंपल सा है, नो एसी नहीं है माना कर। 5-6 बार रिवाइज करो तो इजीली आपको याद हो जाएगा। एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ए से एर्गन, सी से कार्बन डाइऑक्साइड, एन से न्योइन, एच से हीलियम, एम से मीथेन और के से क्रिप्टन। नो एसी नहीं है माना कर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्योइन, हीलियम, मीथेन एंड क्रिप्टन। आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देख रखे होंगे, आप एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक और चीज़ याद रखना, हाइड्रोजन को लेकर पूछा जाता है कि हाइड्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना हाइड्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हीलियम है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, नो एसी नहीं है माना कर। और आप ये दो नाइट्रोजन का परसेंटेज याद रख सकते हो कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 20% है। इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 20%। ठीक, और आप ये ट्रिक याद कर लो, नो एसी नहीं है माना कर। तो सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़ते हैं। द एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ द सेवरल गैसेस नियर द अर्थ सरफेस। इट कंटेन मेनली नो एसी नहीं है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक, ईजी है, आप याद करें, नो एसी नहीं है माना कर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच गैस हैज़ अ मैक्सिमम परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर। यूपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा चुका है। तो मैक्सिमम परसेंटेज में बोल रहा है। देखो, आपने पढ़ रखा है नो एसी नहीं है, नो 78% एंड ऑक्सीजन 20%। अगर आपको ये परसेंटेज भी याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अगर आपको ट्रिक याद है, और ट्रिक को याद करना मेरे हिसाब से, नो एसी नहीं है। अब देखो, एन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगर बाई चांस नाइट्रोजन ही होता फिर होता ऑक्सीजन। ठीक है, फिर होता एर्गन। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम परसेंटेज कौन सी गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, IS प्री 1998 के अंदर पूछा चुका है, और क्वेश्चन थोड़ा लल्लू सा है। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड इज। देखिए, जो मेरी ड्यूटी है वो है आपको एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम्स में वो करवाना। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप ये मत ब्लेम कीजिएगा मेरे को कि क्वेश्चन थोड़ा वैसे लिख रहा है, लेकिन इट इज़ ऑलरेडी आस्क्ड IS प्री 1998। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी लेयर कहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक छोटा सा वो करवा देता हूँ,
ये अर्थ है, ठीक। पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर की, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर की, फिर है मेसोस्फेयर की, फिर है थर्मोस्फेयर TH, देन एक्सोस्फेयर। अब इन सब की खासियत बता देता हूँ आपको। ट्रोपोस्फेयर की क्या खास बात है? पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर की क्या खास बात है कि जितने वेदर फिनोमिनास होते हैं, वेदर फिनोमिना जैसे कि क्लाउड फॉर्मेशंस, रेनफॉल, स्नो, ठीक है, विंड फ्लोरेशन, जेट स्ट्रीम्स, ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? ट्रोपोस्फेयर के अंदर होते हैं। तो ध्यान रखना, और वेदर, ऑल नहीं, मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिनास आर अकर इन ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादातर वेदर फिनोमिनास होते हैं, आपको ये याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की क्या खास बात है, क्या स्पेशल फीचर है? रुको यार, मैं थोड़ा सॉरी उस डिस्टर्बेंस के लिए। स्ट्रेटोस्फेयर की क्या खास बात है? स्ट्रेटोस्फेयर की ये खास बात है कि वहाँ पर ओजोन लेयर, ओजोन लेयर प्रेजेंट है। और हाँ, एक और चीज़, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जैसे ही हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। जैसे ही हमारी हाइट बढ़ती है, मतलब हम अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, अर्थ से ऊपर जा रहे हैं स्पेस की तरफ, तो टेम्परेचर कम होता है। अगर आप ट्रोपोस्फेयर में, तो आपका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एंटर करते हो, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एंटर करते हो, वैसे आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर। अब मैं बताता हूँ क्यों। तो देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक। ओजोन लेयर ये क्या करते हैं? इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। अर्थ को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किससे? यूवी रेडिएशन से, यूवी रेडिएशंस। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस, ठीक है। यूवी रेडिएशन मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सॉरी, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर है वो कौन से यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है? अब काफ़ी सारे ऑप्शन थे, UVA, UVB, UVC, UVD। ये आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो आप बताओ कि इन चारों ऑप्शन में से कौन से ओजोन लेयर, इन चारों ऑप्शन में से मतलब कौन से यूवी रेज में से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है? तो आपको रखना है UV को, ठीक है। UV अल्ट्रावायलेट वी को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाता है ओजोन लेयर के द्वारा, ओजोन लेयर के द्वारा। अब देखिए, ओजोन लेयर से रिलेटेड 3 कन्वेंशन प्रोटोकॉल हो चुके हैं, ओजोन लेयर से रिलेटेड कन्वेंशन किए जा चुके हैं। देखो उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला है वेना कन्वेंशन। वेना कन्वेंशन कब हुआ था? 1985 में। सेकंड, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में। वेना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, एंड थर्ड वन इज अ काइटो प्रोटोकॉल। काइटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एंड काइटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर। और कब इफेक्ट में कब आया था? 2005 के अंदर। ये भी पूछा जा चुका है कि काइटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन हुआ था, लेकिन इफेक्ट में कब आया? 2005 में। और काइटो सिटी कहाँ पर है? जापान के, जापान के अंदर है ना। ये पूछा जा चुका है, काइटो प्रोटोकॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है ओजोन, ओजोन लेयर से रिलेटेड, कि ओजोन होल कहाँ पर है? ओजोन, ये सारे के सारे आप क्वेश्चंस करोगे अपने इन्वायरमेंट के अंदर, जब मैं इन्वायरमेंट चैप्टर लेकर आऊँगा, सॉरी, जब मैं इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, जब उसके अंदर पूरा अच्छी तरह से डिटेल में करेंगे। तो बताओ ओजोन होल कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑप्शंस दे रखे थे, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और आर्कटिक। तो इसका आंसर है ओजोन होल प्रेजेंट एट एंटार्क्टिका, ठीक। ओजोन होल एंटार्क्टिका में प्रेजेंट है। देखो, ट्रोपोस्फेयर कर लिया, स्ट्रेटोस्फेयर कर लिया, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर की कोई खास बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है आइनोस्फेयर, मतलब थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को ही हम आइनोस्फेयर कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, आइनोस्फेयर खासकर 2 चीज़ों के लिए माना जाता है। तो आइनोस्फेयर के अंदर, आइनोस्फेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आइनोस्फेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये याद रखना है। अब देखिए, मैं आपको दोनों फिनोमेना एक साथ बता देता हूँ। ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अर्थ है, ठीक।
अर्थ का ये टावर है और ये एक टावर है। अब यहाँ से हम लोग रेडियो वेव सेंड करते हैं, ठीक है, अर्थ से हम रेडियो वेव सेंड करते हैं। ये रेडियो वेव्स है वो आइनोस्फीयर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आइनोस्फीयर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उससे वो कोलाइड करती है, टकराती है और रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने के बाद दूसरे टावर पर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम वायरलेस कम्युनिकेशंस करते हैं या फिर रेडियो जो बजता है हमारे एफएम फैफएम बनता है, उसकी जो वेव्स है वो कहाँ से टकरा के आते हैं, कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, आइनोस्फीयर से। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, वायरलेस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ आइनोस्फीयर। ठीक, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, रेडियो वेव्स। तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, जो सन है, सन से आप लोग जानते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब सोलर वेव्स आपने पढ़ रखी होंगी, सोलर वेव्स, ठीक है, या सोलर फ्लैग कहते हैं, हाँ सोलर फ्लैग कहते हैं या सोलर स्टॉर्म भी कहते हैं। सोलर स्टॉर्म में क्या होता है, सोलर स्टॉर्म में भी आयंस होते हैं, सोलर स्टॉर्म में भी आयंस होते हैं, और ये दोनों दोनों आयंस मतलब जो सन से निकले हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे आइनोस्फीयर में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं और एक कलरफुल फिनोमिना बनाते हैं, एक कलरफुल चीज़ें निकलती हैं, मतलब कलर्स निकलते हैं। इस कलर को बोलते हैं अरोरा, AURORA, ठीक है, क्या बोलते हैं, अरोरा। तो ध्यान रखना, जो सोलर स्टॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और हमारे आइनोस्फीयर के जो अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और टकराने के बाद एक कलरफुल फिनोमिना बनाते हैं। उस कलरफुल फिनोमिना को कहते हैं हम एरोरा। अब ये दो प्रकार के होते हैं, अरोरा, AURORO। अब ये दो प्रकार के होते हैं। अगर अरोरा हमें नॉर्थ पोल पे दिखता है, अरोरा नॉर्थ पोल पे दिखते हैं तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरेलिस। और ये साउथ पोल पे दिखता है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, अरोरा बोरेलिस नॉर्थ पोल पे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ पोल पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस हम आगे वाले स्लाइड्स में करेंगे। तो देखिए इसका आंसर पढ़ते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अपवर्ड इज, देखो मैंने बताया था आपको, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, फिर उसके बाद थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं, देन फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो देखो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यूपीपीसीएस मेन 2005 में और यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 के अंदर पूछा जा चुका है। द फोर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर, देखो एटमॉस्फेयर की लेयर ही पूछी जा चुकी है। तो इस क्वेश्चन को कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है, ठीक है। तो अभी अभी हमने पीछे किया था, पहले ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर, मतलब 4-3-2-1, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 4-3-2-1, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, RSRDS प्री 1999 के अंदर पूछा चुका है। मोस्ट वेदर एक्टिविटीज़ अगर इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर्स, वेदर एक्टिविटीज़ कहाँ पर आकर होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, वेदर एक्टिविटीज़ ट्रोपोस्फेयर के अंदर है ना, ट्रोपोस्फेयर में सारी वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द स्ट्रेटोस्फेयर इज सेड टू बी द आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट, दिस इज बिकॉज, ठीक है। ऑप्शंस, दिस लेयर इज रिच इन ओजोन विच रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन, B, temperature is constant and ideal for the aircraft engine efficiency. C, this layer is out of the firing range of anti-aircraft guns. D, absence of cloud and other weather phenomena. तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर सारे वेदर फिनोमिनास होते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर इज नॉन फॉर द ऑल वेदर फिनोमिनास, ठीक है। अब आप लोगों ने एरोप्लेन में बैठे होंगे, एयरक्राफ्ट कहाँ फ्लाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों फ्लाई करते हैं, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स, वहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते। अगर आपने एरोप्लेन में कभी सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा क्लाउड्स नीचे हैं और एरोप्लेन्स ऊपर है, ठीक है, इसी तरह से होता है। क्लाउड्स आपने नीचे देखे होंगे और एरोप्लेन आपने ऊपर देखा होगा। तो ट्रोपोस्फेयर एक आइडियल लेयर मानी जाती है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए, क्यों, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ वेदर फिनोमिनास, ठीक है। वहाँ पर कोई किसी प्रकार का वेदर फिनोमिनास नहीं होते, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, रेनफॉल नहीं होती, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, एरोप्लेन्स कहाँ पर उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ, देखो यूपीपीसीएस मेन 2005 1997
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पीसीएस तो काफ़ी बार पूछा आ चुका है। द ओजोन लेयर लाइज इन, मैंने आपको बताया था ओजोन लेयर कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओजोन लेयर प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 8 उत्तराखंड पीसीएस प्री 2002 के अंदर पूछा चुका है। द फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर इज द इन द एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर इज, तो ओजोन लेयर का फंक्शन क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जो यूवी रेडिएशंस आ रही है, यूवी रेडिएशन जो आ रही है सन से, उसको उससे प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ को। ठीक है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू प्रिवेंट यूवी रेडिएशंस इफेक्ट ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 9 बीपीएससी के अंदर पूछा चुका है। द हाइट ऑफ द ओजोन लेयर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, ओजोन लेयर की हाइट पूछ रहा है, कितने लेयर पर कितनी हाइट पर है? तो इसका आंसर है 15 to 20 किलोमीटर्स। तो ये याद रखना है आपको कि कितने हाइट में मिलता है, 15 to 20 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 10 यूपी पीसीएस मेन 2005 के अंदर 996 के अंदर पूछा चुका आईएएस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स को डिफ्लेक्शन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है? तो मैंने आपको बताया था आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, बताया था आपको। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आइनोस्फेयर। क्वेश्चन में 11th यूपी पीसीएस प्री 2010 के अंदर पूछा चुका है। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरोरा बोरेलिस? मैंने आपको बताया था अरोरा क्या होता है, एक कलरफुल फिनोमेना होता है। देखो इस तरीके से हमें कलर दिखाई देते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल पे क्या बोलते हैं, अरोरा बोरेलिस, और साउथ पोल पे वेरोला ऑस्ट्रेलिस। तो यहाँ पर पूछा जा चुका है, यहाँ पर पूछ रहे हैं विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है अरोरा बोरेलिस की, ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस की। तो इसका आंसर है आइनोस्फेयर। मैंने आपको बताया था ना कि वहाँ से सोलर स्टॉर्म्स आते हैं, सोलर स्टॉर्म्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमारे आइनोस्फेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद एक कलरफुल फिनोमिना मिलता है। ठीक है, कलरफुल आसमान देखने को मिलता है, कलरफुल स्काई देखने के लिए मिलता है, उसको हम अरोरा कहते हैं। नॉर्थ पोल पर अरोरा को बोलते हैं अरोरा बोरेलिस, और साउथ पोल को बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो क्यों किस लेयर से, मतलब कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, आइनोस्फेयर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी एग्जाम से पूछा आ चुका है, आरएस आरटीएस में, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस और यूपी पीसीएस। तो इंपॉर्टेंट है, वायरलेस कम्युनिकेशंस इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाय द, वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब रेडियो वेव्स, यही तो बात होगी, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स किससे रिफ्लेक्ट होती है, अभी मैंने बताया था आपको, आइनोस्फेयर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस बाय द आइनोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन मैचिंग द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स? ठीक है, ट्रोपोस्फेयर वेदर फिनोमेना, स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर, आइनोस्फेयर रेडियो वेव रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस, मेसोस्फेयर एरोरा। तो आपको बताना है कौन सा पेयर सही है। देखो ठीक है, करते हैं। ट्रोपोस्फेयर वेदर फिनोमेनास, बिल्कुल अभी मैंने बताया था आपको, जितने वेदर फिनोमेनास होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, जैसे क्लाउड फॉर्मेशंस, ठीक है, थंडरिंग, लाइटनिंग, क्लाउड फॉर्मेशंस, सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। आइनोस्फेयर में रेडियो वेव रिफ्लेक्टेड टू द अर्थ सरफेस, ये भी सही है। मैंने आपको आइनोस्फेयर के दो चीज़ बताई थी, एक तो रेडियो वेव्स का रिफ्लेक्शन होना, एक अरोरा का फॉर्मेशन होना। तो आइनोस्फेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरोरा फॉर्मेशंस, मेसोस्फेयर नहीं। तो 1 2 3, 1 2 3 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना आइनोस्फेयर दो चीज़ों के लिए माना जाता है, मतलब दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक तो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए, एक दूसरा अरोरा फॉर्मेशन के लिए, मतलब कलरफुल फिनोमेना जो अकर्स होता है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 असर्सन और रीजन का है, एयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर रिसीव द मोस्ट ऑफ द हीट ओनली इनडायरेक्ट फ्रॉम द सन एंड डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। रीजन द कन्वर्जन फ्रॉम द शॉर्ट वेव सोलर टू द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल एनर्जी टेक प्लेस एट द अर्थ सरफेस। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, और रीजन सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। तो देखिए आप लोगों ने हीट बजट पढ़ रखा होगा, उसको मैं बताता हूँ। आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये है अर्थ, अर्थ की लेयर है और लेयर में काफ़ी सारी गैसेस हैं।
मैं आपको समझाने के लिए एक बड़ी सी गैस बना देता हूँ। ये है गैस सन। सन से जो एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी जो आ रही है, उसको हम शॉर्ट वेव कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस। ठीक है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन या इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। ठीक, अब ये गैस से पेनिट्रेट कर जाती है, बिल्कुल कर जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। गैस है, गैस से पेनिट्रेट करेगी, हमारे अर्थ पे आ जाएगी। ठीक है, अर्थ तो एब्जॉर्ब कर लेगा, अर्थ सरफेस है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब रात होगी फिर उसके बाद वो जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब की है उसको रेडिएट करती है। अर्थ जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है उसको एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको रेडिएट करेगी। तो रेडिएट करेगी वो किस फॉर्म में करेगी? लॉन्ग वेव सोलर, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। टेरेस्ट्रियल, ये सोलर रेडिएशंस, ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। अब जब गैस यहाँ पर प्रेजेंट है, जाती हुई को मतलब लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को गैसेस क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। इसके कारण क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है, मतलब हीट हाई होती है। इसी चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो आपको याद रखना है, गैसेस जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, यहाँ पे शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है, उसको तो पेनिट्रेट कर देता है, अलाउ कर देता है जाने के लिए। फिर अर्थ एब्जॉर्ब करती है उस इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को, और अर्थ उसको रेडिएट करती है। जो रेडिएशंस प्राप्त हुई हैं अर्थ को, उसको रेडिएट कर देती है रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे। किस फॉर्म में करती है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के। लेकिन वो जा नहीं पाती, मतलब स्पेस में पहुंच नहीं पाती। पहुंच क्यों नहीं पाती? मतलब पूरी परसेंटेज नहीं पहुंच पाती, कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसके द्वारा? जो गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर। इससे क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है, हीट बढ़ती है। इसी चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो गैसेस प्रेजेंट है जो कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही हैं, उसको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो इस तरीके से हाइट बोल रहा हूँ, हीट बढ़ रही है। ठीक है, इसी चीज़ को हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। और जितनी ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट होंगे, जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कंसनट्रेशन बढ़ेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ही ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक, तो आपको याद रखना है, शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशंस को पेनिट्रेट कर देती है, मतलब जो गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो पेनिट्रेट कर देती है, अलाउ कर देती है कि तुम जाओ। लेकिन जैसे वो अर्थ से बाहर निकलने वाली होती है, मतलब स्पेस पर जाने वाली होती हैं, वैसी जो गैसेस है उसको मना कर देते हैं, ट्रैप कर देते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है, हीट बढ़ जाता है। इसी चीज़ को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। और जितने ज़्यादा गैसेस का कंसनट्रेशन होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का कंसनट्रेशन होगा एटमॉस्फेयर के अंदर, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, मैं तो बस हल्का हल्का बताया। तो बताइए, एटमॉस्फेयर रिसीव द मोस्ट ऑफ द हीट ओनली इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन, डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिल्कुल सही है। देखो, जो गैसेस है वो अलाउड तो कर देती है, ठीक है, लेकिन जैसे वो जाने वाली होती है स्पेस के अंदर, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, उसको ट्रैप करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो डायरेक्टली किससे हो रहा है? डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर है वो डायरेक्टली हीट किससे हो रहा है? फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ से जो रेडिएट हो रही है उसी को तो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो इसलिए डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ सरफेस और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सन। तो ऑप्शन मतलब असर्सन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है? द कन्वर्जन फ्रॉम द शॉर्ट वेव सोलर टू द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एनर्जी टेक प्लेस एट द अर्थ सरफेस। तो क्या इसका सही है? नहीं, रीजन सही नहीं है। रीजन सही क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रेजेंस ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ये इसका रीजन हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट बट आर इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 15 RS प्री 2010 के अंदर पूछा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू 3। आप लोगों ने हीट बजट पढ़ रखा होगा, हीट बजट के अंदर एल्बिडो पढ़ रखा होगा। तो ये एल्बिडो से रिलेटेड क्वेश्चन है। एल्बिडो क्या होता है? कितना परसेंट है? 35% है। ठीक है, और एल्बिडो है क्या? एल्बिडो मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेस को रिफ्लेक्ट हो गई है, अर्थ सरफेस पे पहुंचने से पहले, एब्जॉर्ब होने से पहले और स्पेस में रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, सन एनर्जी, इसी को बोलते हैं एल्बिडो। तो सबसे ज़्यादा किससे रिफ्लेक्ट होती है? ऑप्शन आर सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉपलैंड्स, लैंड कवर विद द फ्रेश स्नो और पेरिस लैंड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्नो से। क्वेश्चन नंबर 16 39 BPSC प्री 1994 के अंदर पूछा चुका है। क्लियर स्काई नाइट्स आर कूलर देन द क्लाउडी नाइट्स ड्यू टू, देखिए
मैं आपको दो कंडीशंस बताऊंगा। ये है क्लियर स्काई, क्लियर, ये है क्लाउडी स्काई। क्लाउडी मतलब यहाँ पर लेयर है, मतलब क्लाउड तो होंगे लेकिन ज़्यादा क्लाउड नहीं है, और यहाँ पर ज़्यादा क्लाउड है। क्लाउडी मतलब बहुत ज़्यादा क्लाउड है। क्लाउड का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। इसके अंदर वाटर वेपर्स होंगे लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। लेकिन क्लाउडी नाइट्स में, क्लाउड नाइट्स में मतलब ज़्यादा, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बादल है। ठीक है, बादल है तो मतलब क्या है? वाटर वेपर्स ज़्यादा है, वाटर वेपर्स काफ़ी अमाउंट में प्रेजेंट है। आप लोग जानते हो वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस मतलब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो जा रही है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो टेरेस्ट्रियल एनर्जी जो जा रही है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ट्रैप कर लेगा। तो ट्रैप करने से क्या होगा? हीट बढ़ेगी। अब देखो, ये है हमारा अर्थ, अर्थ, अर्थ। यहाँ से लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या एनर्जी जा रही है तो ईजिली चली जाएगी। ठीक है, मतलब कुछ परसेंट रह जाएगा, कुछ परसेंट को एब्जॉर्ब कर ले जाएगा, लेकिन मैक्सिमम प्रोपोर्शन निकल जाएगा। मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी? निकल जाएगी, स्पेस में चले जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ या बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, वाटर वेपर्स इसमें कम है। क्लाउड्स तो होंगे, ऐसी बात नहीं है बिना क्लाउड के, क्लाउड तो होंगे, बहुत ही कम क्लाउड होंगे। तो जितने कम क्लाउड्स उतना वाटर वेपर कम, जितना वाटर वेपर कम उतनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें वाटर वेपर्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है मतलब जो एनर्जी जो निकल रही है, ठीक है, अर्थ से जो एनर्जी निकल रही है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो निकल रहे हैं, उसको क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब, और उतनी कम मात्रा में निकल नहीं पाएगी। मान के चलो 100% है तो ये लगभग लगभग 95% निकल जाएगी। ठीक है, स्पेस के अंदर चले जाएगी। अब क्लाउडी नाइट्स के अंदर क्या होगा कि 100% है तो लगभग लगभग 80% को एब्जॉर्ब कर लेगा और 20% स्पेस में चले जाएगा। ठीक है, 80% क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर का बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? हीट बढ़ जाएगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हीट हाई हो जाएगा, और यहाँ पे हीट क्या होगी? लो होगी। तो दैट्स वाई क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन द क्लियर स्काई। पता नहीं आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है ना। तो क्लियर स्काई नाइट्स आर कूलर देन क्लाउडी स्काई नाइट्स ड्यू टू रेडिएशंस। तो याद रखना, ड्यू टू रेडिएशंस के कारण। क्लाउडी स्काई मतलब, क्लाउडी मतलब वाटर वेपर्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा। वाटर वेपर कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब जो हीट रेडिएशंस है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा मतलब हीट ज़्यादा। ठीक है, वाटर वेपर्स मैक्सिमम, दैट्स मीन वाटर वेपर्स मैक्सिमम, दैट्स मीन जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन